नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आप हस्बैंड हो और आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो क्या लीगल स्टेप्स ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। आप इसको पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई क्रुएलिटी हो रही है, तो पहला काम यही है कि आपको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि सबूत होते क्या हैं, कौन से सबूत माने जाएंगे। तो देखिए, अगर फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग है आपके पास में, कोई धमकी वाले मैसेज है आपके पास में, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो जिसमें आपके खिलाफ कोई शारीरिक चोट लगी हो, कोई हिंसा हुई हो, तो उसको भी एज ए प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे हैं, उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, कोई गवाह हो, तो वो भी आपके लिए एज ए एविडेंस काम करेगा। अगर कोई झूठे केस की धमकी दे रहा है, उसका आपके पास में कोई ऑडियो या वीडियो है, इसको भी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप एविडेंस को कलेक्ट करें। अब जो दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके बाद से आपको पुलिस को शिकायत करना चाहिए, पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए। देखिए, जब आपके पास में एविडेंस होगा, आप थाने में जाइए, लिखित शिकायत दर्ज कराइए, उसकी रिसीविंग जरूर लीजिए, ताकि आपके पास एविडेंस हो कि आपके साथ जो भी अपराध हो रहा था उसकी शिकायत आपने पुलिस में की है और पुलिस ने उस पर कॉग्निजेंस भी लिया है, उस पर कार्रवाई भी की है। चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आपकी कंप्लेंट की कॉपी होनी चाहिए। जो आप कंप्लेंट दें उसकी 2 कॉपी लेकर के जाएं, 1 कॉपी पे रिसीविंग जरूर ले लें। अगर मान लीजिए पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो आप एसपी को, आप डीएम को भी शिकायत पत्र लिख सकते हैं। हालांकि पुलिस को लिखना चाहिए, एसपी को ही अधिकार है, एसपी या डीसीपी को अधिकार होता है, उनको आपको कंप्लेंट लिखना चाहिए। जब आप एसपी को लिखेंगे और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती हो तो पहले सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप कोर्ट में जा सकते थे और वहां से जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश ले सकते थे। अब चूंकि सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस हो गया है तो 156(3) चेंज हो गया। अब 175(3) के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं और वहां से आप अपने लिए आदेश ले सकते हैं कि एफआईआर लिखवाया जाए, एफआईआर लिखा जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको यह डर हो कि आपके खिलाफ फेक एफआईआर हो सकता है, चाहे 498A हो या अननेचुरल सेक्स का कुछ भी फेक एफआईआर होने का डर हो, तो इसमें आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको डर है, एफआईआर हो गया है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको लेना है तो सीआरपीसी में 438 में एंटीसिपेटरी बेल लेते थे, बीएनएसएस में 482 के तहत आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है। हालांकि 498A के एफआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कभी भी जब 498A में एफआईआर हो तो कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि पूरी तरह से जांच ना हो जाए। जांच के बाद ही हस्बैंड या उनकी फैमिली को गिरफ्तार करना चाहिए। तो अब तो गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए आप बेल ले सकते हैं। जो चौथा स्टेप है कि अगर आपके साथ में कोई मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और आपको परेशान किया जा रहा है, मेंटली आपके साथ क्रुएलिटी हो रही है, तो आपको केस भी दर्ज कराना चाहिए। देखिए, आईपीसी की धारा 506 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी देने के लिए एफआईआर होता था। बीएनएस में 351(2) के तहत आप एफआईआर कर सकते हैं। आईपीसी की ही धारा 323 के तहत मारपीट का सेक्शन होता था। अब बीएनएस में 115(2) के तहत आप एफआईआर कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान करने के लिए एफआईआर होता था। अब बीएनएस में 352 के तहत आप अपनी पत्नी और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, ताकि जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आपको हेल्प मिल सके। देखिए, एक हस्बैंड और उनकी फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति जो शादी करके आ रहे हैं, कल को सड़कों पे खड़े होकर के बाहर, घर से बाहर निकल के फैमिली में ये बात फैला देना कि ये तो बहुत ही बेकार किस्म के लोग हैं और ये अपनी बहू का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, मार पिटाई करते हैं,
अगर इसमें सच्चाई ना हो तो बहुत ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और दरवाजे पे अगर पुलिस आ जाए तो भी बहुत ठेस पहुंचती है। अगर पत्नी समाज में बदनामी कर रही है और झूठ फैला रही है, या पत्नी का परिवार बदनामी कर रहा है, झूठ फैला रहा है, तो पहले आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया जाता था मानहानि के लिए, यानी डेफेमेशन के लिए। ये क्रिमिनल और सिविल कोर्ट दोनों जगह होता था। अब बीएनएस में 356 के तहत यह केस रजिस्टर्ड हो सकता है। आप सिविल कोर्ट से मुआवजा मांग सकते हैं, मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। आपको लगता है आप थक चुके हैं, आप इस रिश्ते से निकलना ही आपके लिए बेहतर है। आपने एविडेंस, जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि कलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने एविडेंस कलेक्ट किया हुआ है तो आप मानसिक क्रूरता या झूठे केस या शारीरिक उत्पीड़न, इन सब आधारों पे आप डिवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं और आपको डिवोर्स मिल भी जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के मुताबिक आप कंटेस्टेड डिवोर्स को डाल सकते हैं। अगर सहमति बन जाए तो म्यूचुअल डिवोर्स भी डाल सकते हैं। आप अब अगर मान लीजिए आपका बच्चा है, बच्चे की कस्टडी चाहिए, तो आप चाइल्ड कस्टडी के लिए भी केस डाल सकते हैं। आप ये साबित कर सकते हैं कोर्ट में कि पत्नी जो है बच्चे को ठीक से नहीं परवरिश कर रही है और पिता को परवरिश करने का हक मिलना चाहिए, तो आप गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 8090 के तहत आप कस्टडी या विजिटेशन राइट्स की मांग कर सकते हैं और आपको इसमें ज़रूर न्याय मिलेगा। अगर आपके खिलाफ झूठे एफआईआर हो गए हैं या झूठे एफआईआर करके आपको परेशान किया जा रहा है, लगातार ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाकर के 482 सीआरपीसी में पहले यह सेक्शन होता था, अब बीएनएसएस में बदल गया है, 528 हो गया। 528 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर क्वेशिंग पिटीशन डाल सकते हैं, जिससे कि आपका एफआईआर रद्द हो जाए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देना चाहता हूं। सबसे पहला टिप्स ये है कि आप खुद बहस ना करें, बहस में ना उलझें, और अगर पत्नी आपके साथ बहस कर रही हो, आपके साथ उल्टे सीधे तरीके से बर्ताव कर रही हो, तो आप उसको रिकॉर्ड जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको शांत रहना चाहिए, गुस्से में कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए, कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाना चाहिए। तीसरा, जल्दी से जल्दी किसी फैमिली लॉयर से मिलना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, प्रॉपर एडवाइस लेना चाहिए। अगर परिवार के लोग दबाव में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन के हालात हैं, तो किसी काउंसलर या लॉयर के माध्यम से परिवार की भी काउंसलिंग करानी चाहिए ताकि वो इससे उबर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा के लिए कोई कानून है? सीधे तौर पर आंसर है कि नहीं, पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन 498 के दुरुपयोग, मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ आप आईपीसी, पहले आईपीसी, अब बीएनएस की धाराओं में हाई कोर्ट के आदेशों को भी देख करके, हाई कोर्ट के कई आदेशों का भी सहारा लेकर के आप पत्नी और उनके परिवार के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर, अब दूसरा सवाल है, अगर पत्नी बार बार आत्महत्या करने की धमकी दे रही हो तो क्या करें? अगर पत्नी आपको बार बार आत्महत्या की धमकी दे रही है तो आप सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद से पुलिस को सूचित करें, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 498 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से बचने के लिए आप सुरक्षा ले सकते हैं और इसमें आपको पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा देगी। एक तीसरा सवाल जो पूछा जाता है कि क्या पति तलाक में मुआवजा या एलिमनी की मांग कर सकता है? पत्नी तो मांग करती ही है, क्या पति मांग कर सकता है या नहीं मांग कर सकता है? आंसर है हाँ, मांग कर सकते हैं। अगर पत्नी कमाती है और पति की आर्थिक स्थिति वास्तव में कमजोर है तो पति के लिए भी मेंटेनेंस निर्धारित किया जा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।